शेयर बाजार दरअसल अक्टूबर में इसने जो तेजी दिखाई थी और नवंबर की शुरुआत में ही वो तेजी लगभग गंवा दी। और इस तेजी गंवाने में कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। मिसाल के तौर पर जिस एफआई के आने से हम लोग खुश हो रहे थे, जिस एफआई ने खरीदना शुरू कर दिया था, उन्होंने फिर से बेचना शुरू कर दिया, वो भी जमकर। इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जिसकी चर्चा हम लोग हर ओर कर रहे हैं, उसने शेयर बाजार को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है और दरअसल एक दुविधा से खड़ी कर दी है। एआई को रिस्क माना जाए या फिर मौका माना जाए। उधर डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक टैरिफ की वजह से काफी सुर्खियों में रहते थे, ट्रंप टैरिफ का खौफ था, अब टैरिफ को लोग तो भूलने लग गए हैं, लेकिन ट्रंप का टेंट्रम घरेलू मोर्चे पे, राजनीति के मोर्चे पे अभी बना हुआ है। वो भी बाजार को रह करके डराता रहता है। वो भी बाजार से ट्रंप एक तरह से हटे नहीं है। ऐसे में निवेशकों के मन में कई सारी दुविधाएं हैं। क्या बाजार गिर करके फिर से निवेशकों को पैसा लगाने का मौका दे रहा है? अगर हाँ, तो कहां? या फिर बाजार अभी निवेशकों को दूर रहने के संकेत दे रहा है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान। जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं, रॉकस्टार कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल साहब हैं, एनसीड कैपिटल के अनुराग सिंह जी हैं, इक्वेंटिस रिसर्च एंड रैंकिंग के सीईओ जसप्रीत अरोड़ा जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में इस बार चाहता हूं अनुराग सिंह साहब आपसे करूं, क्योंकि मैं पूरे वीकेंड और इससे पहले पिछले हफ्ते को देख रहा था, तो एआई को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी, खासतौर से शेयर बाजार में। दरअसल अब तक हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि एआई कई सारी कंपनियों के कारोबार पर असर डालेगा, मार्जिन पर असर डालेगा, मुनाफे पर असर डालेगा। अब यह है कि जिन कंपनियों ने एआई को काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के अपनाया, उनके ऊपर भी लोग शक करने लग गए हैं। आखिर माजरा क्या, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। अच्छा लक्ष्मण जी, देखिए, जो किन्होंने अब किन किन की तरफ आपका इशारा है, मैं समझा नहीं कि जिन्होंने अपनाया और उन पे शक कर रहे हैं, उस पे आते हैं। नहीं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, कई सारी कंपनियां एआई ड्रिवन कंपनियां थी, बैंकों ने पैसा लगाया लेकिन प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं आया। जापान के बैंक को चिंता हो रही है। यूएस के कई सारी कंपनियां हैं अच्छा, जो एआई ओके में ओके, इन्वेस्टमेंट हैं। आपको लगता है कि उस तरीके से आगे बढ़ पाएंगी? ठीक है, समझ गया मैं। ओके, तो देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, और अब मैं बिल्कुल रीसेंट पास्ट में जाऊंगा। इंटरनेट आया 2000 में, या टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया, जिससे पूरा इंडिया की आईटी कंपनीज ने फाइबर ऑप्टिक केबल का कैसे इस्तेमाल किया और कैसे आगे बढ़े। इंडिया में उसकी डिस्कवरी होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका यूसेज अगर इफेक्टिवली होता है तो मार्केट्स को फायदा होता है। टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया, मुझे वो दिन ध्यान है कि जब एमटीएनएल के फोन के लिए लाइन लगानी पड़ती थी और क्या क्या तमाम दिक्कतें होती थी। सेलफोन रेवोल्यूशन आज आम सी बात है, इंडिया में सब लोग यूज कर रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है, मार्केट्स में भी फायदा बेनिफिट हो रहा है उसका। लेकिन उसमें उलटफेर होते हैं, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी भी जब आई तो करीब 16-18 कंपनीज को लाइसेंस दिया गया। आज तकरीबन 2 से ढाई कंपनीज हैं इंडिया में जो कि टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही प्रॉफिटेबली। कंज्यूमर्स के लिए हालांकि बेनिफिट ही रहा है। तो अगर आप इस पूरे यूसेज को देखें ग्लोबली, इंटरनेट आया, टेलीकॉम आया, इवन सोशल मीडिया आया, ये दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड यूट्यूब एंड गूगल, एवरीथिंग, ये सब उसी पर बेस्ड है। इसका इंडिया ने बखूबी इस्तेमाल किया, कंज्यूमर्स को बेनिफिट हुआ, कुछ बिजनेस मॉडल बने। ये सोशल मीडिया में इंडिया में कोई बिजनेस मॉडल नहीं बना, बिकॉज हमारी कंपनीज नहीं है। तो लेकिन ये एक मिक्स बैग हो सकता है। एआई करीब इसको बोलते हैं कि जैसे 80s में कंप्यूटर का, पर्सनल कंप्यूटर्स का रेवोल्यूशन आया, 2000 में इंटरनेट का रेवोल्यूशन था। एआई इज दैट काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन, उस किस्म का रेवोल्यूशन है ये। और ये वो है जिसको बोलते हैं कि अब कंप्यूटर वो डम चीज नहीं रहा कि आप एक टेक्स्ट फीड इन है और आप वही देख सकते हैं। ये आपसे चर्चा कर सकता है, आपको सवाल ढूंढ के जवाब अच्छे ला सकता है। और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये एक इंटरैक्टिव टूल है और ये अपनी समझ लगा सकता है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, बट अपनी समझ लगा सकता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये रेवोल्यूशन रियल है। एट द सेम टाइम कौन कंपनीज इसमें विनर होती हैं? अब ये तो यूएस की कंपनीज है जहां पर एआई लार्जली हो रहा है। चाइना में कुछ हो रहा है, लेकिन वो तो कंपनीज लार्जली क्लोज्ड ही हैं। तो अमेरिकन कंपनीज में विनर कौन होगा, वो अभी बताना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल जो लीड में 6-7-8 कंपनीज हैं, जिनको बिग टेक बोलते हैं हम यहाँ पर,
वो अच्छा कर रही हैं और उनमें किसी भी किस्म का बबल की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उन सबके मल्टीपल्स 20, मेटा एआई का बहुत अच्छा यूज कर रहा है लेकिन उसका मल्टीपल सिर्फ 25 के आसपास है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स मल्टीपल बोल रहा हूँ मैं। और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ये सब 25 से 35 के बीच में है। तो बबल छोटी कंपनीज में हो सकता है, बट ओवरऑल एटलीस्ट अमेरिका में ये बबल नहीं है। आपने जो बोला कि कंपनीज को फायदा नहीं मिल रहा है, तो देखिए इसका यूसेज हर हर इंडस्ट्री में होगा। इसका यूसेज बैंक्स में होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में तो होगा ही। इसका यूसेज आपका रिकॉर्ड कीपिंग में होगा। इसका यूसेज टेलीकॉम इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, तमाम जगह हो ही रहा है। इसका यूसेज इंडस्ट्रीज में भी होगा जहां जहां एफिशिएंसी आ सकती है। लेकिन वो यूज केसेस बनेंगे, कंपनीज उसको अडॉप्ट करेंगी। इस समय कोई भी कंपनी ये कहे कि मैंने पैसा डाला मुझे नुकसान हो गया, कोई बैंक एआई में पैसे नहीं डाल रहा है। बैंक तो सिर्फ एआई की सर्विसेज ले रहा है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट से सर्विसेज ले ली या गूगल से सर्विसेज ले ली। सो आई डोंट नो इस बात में कितना दम है कि किसी को नुकसान हो गया एआई में पैसे डाल के। लेकिन एआई का एवोल्यूशन एकदम रियल है और इससे रिटर्न्स अगले 20 साल में, रिटर्न्स एकदम दी ह्यूमन काइंड को रिटर्न बहुत फिनोमिनल होने वाले हैं। जैसे इंटरनेट ने दुनिया बदली, एआई दुनिया बदल रहा है। इसका ये भी एक थोड़ा डाउन साइड है कि ये एम्प्लॉयमेंट को हिट करेगा लक्ष्मण जी। तो इंडिया में जैसे कि वी आर लेबर इंटेंसिव कंट्री, हमारे लिए थोड़ा नुकसान हो जाता है ये, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली रिप्लेसिंग लेबर। और हमारे यहाँ जहाँ ऐसे ही अंग्रेजी लोगों में तंग है, वहां अगर एआई काम कर देगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा नुकसान होगा। तो ये उसका डाउन साइड भी है, बट वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको अपसाइड गिनते हैं, डाउन साइड नहीं गिनते। इसमें इसमें दो चीज़ें आपने कही, दोनों पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपसे इस सवाल को लेकर आगे भी आऊँगा। गौरांग शाह साहब, कि एआई को लेके इसके यूजेस बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पे एम्प्लॉयमेंट पे इसका असर पड़ेगा। कौन सी कंपनी इसको कितना पॉजिटिवली लेती है, अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेती है, वो एक पहलू है। लेकिन जो सवाल लेके मैं अनुराग सिंह साहब के पास गया, वो सवाल कि जो एआई कंपनियां हैं, जो एआई में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उन कंपनियों में पैसा लगाने वाले जो बैंकर्स हैं, खासतौर से मैं जापान के कुछ बैंक के सीईओज सुन रहा था, उनकी बातें पढ़ रहा था, तो उनको टेंशन है कि इतने हाई वैल्यूएशन पे पहुंच गई कंपनियां, हमें उतना रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और ये इसका आपने देखा कि पिछले हफ्ते बाजार में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट की एक वजह भी बनी। ये चिंता कितनी जायज़ आपको दिख रही है? धन्यवाद लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर, क्योंकि आगे जा करके अगर हम क्षेत्र के आधार पर और कंपनियों के आधार पर बात करेंगे तो अनिवार्य होगा मेरे लिए पहला एक डिस्क्लोजर दे दूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश। तो जहां तक आपका प्रश्न का उत्तर देने का जो मैं सोच रहा हूं, मेरी सोच समझ जो कि काफी सीमित है इसको लेकर के, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि कार्य प्रगति पर है जहां तक भारत और कुछ अन्य देशों का सवाल है। और जो बहुत ही आगे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था है वहां पर भी मेरे ख्याल से एआई को लेकर के कार्य प्रगति पर सफलता असफलता आने वाले समय में हमें पता चलेगा किस मात्रा में मिलती है सफलता या असफलता। और यह भी निर्भर करेगा लक्ष्मण जी कि आप एआई को किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। अगर आपने इसका दुरुपयोग किया तो ये श्राप बन के उभर करके आएगा, अगर आपने सदुपयोग किया इसका तो ये आपको आशीर्वाद बन के उभर करके आएगा। और ये इतिहास में प्रमाण है इसका, मैं उसमें ज्यादा गहराई तक जाना नहीं चाहता। और एआई ऐसा भी कोई आपको किसी दीन देवता ने ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं दिया है, ये एक मनुष्य ने ही बनाया हुआ है। तो ये भी विफलता का स्वरूप बन सकता है। तो ज्यादा निर्भर होना या फिर उम्मीद ज्यादा रखना इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं है। थोड़ा और समय लगेगा इस पर निर्णायक तरीके से मेरे ख्याल से किसी को भी टिप्पणी करने के लिए। और जहां तक मैं मानता हूं, बहुत ही बढ़ते हुए अनुमान लोगों ने कुछ समय पहले इस एआई और एआई से जुड़ी हुई कंपनियां या फिर वो कंपनियां जो एआई का इस्तेमाल करती है उस पर अनुमान लगा दिया था। और अब धीरे धीरे वास्तविकता के करीब आ रहे हैं।
तो पता चल रहा है कि नहीं, जो उम्मीद रखी थी, जो आकांक्षाएं हमने रखी थी, वो बहुत बड़ी मात्रा में और ज्यादा ऊपर की तरफ थी। और ये भी मैंने रिपोर्ट कल परसों पढ़ रहा था, हमारे मित्र अनुराग भाई जहां से है, अमेरिका में इनका कामकाज है, अमेरिका में मूल्यांकन को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं ये मानता हूं, और मेरे ख्याल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी कहा था कि एआई को लेकर के इसका एक फ्रेमवर्क रखना चाहिए जिसके तहत कामकाज हो और जिसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। अभिषेक अग्रवाल जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? लक्ष्मण जी, मेरा इसमें थोड़ा व्यू डिफरेंट है, क्योंकि हम एज ए फंड भी, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड भी हम चलाते हैं और काफी सारे स्टार्टअप्स के साथ हमारा इंटरेक्शन ओवर अ डिकेड रहा हुआ है। तो वहाँ के ट्रेंड के हिसाब से मेरे कमेंट्स हैं जो दिख रहे हैं कि न्यू एज कंपनीज की जो एआई एडॉप्शन है वो रैपिड तरीके से बढ़ रही है। और अगर हम कुछ रीसेंट लिस्टिंग की कंपनियों के फाउंडर की स्टेटमेंट्स को सुने, जो उन्होंने ओपनली कहा है, तो हमें वहां पे उस ट्रेंड की अडॉप्शन के प्रूफ भी दिखेंगे। जैसे कि शायद कल या परसों में स्विगी के फाउंडर ने कहा है कि हम एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमने एआई यूज किया है। तो एआई को, ऑफकोर्स कोई भी टेक्नोलॉजी के हमेशा पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड होते हैं, बट पॉजिटिव साइड को देखा जाए तो एफिशिएंसी, स्पीड, वेरियस इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबिलिटी, स्पेसिफिक यूज केस टू द बिजनेस, जो भी बिजनेस में है, ये सारी चीजें हैं। और ऑफकोर्स कंज्यूमर को उससे फायदा भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। नेगेटिव साइड में कॉस्ट कटिंग, जो कॉस्ट कटिंग पे सबसे पहली जो तलवार कटती है वो हमेशा एम्प्लॉयज होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ जाता है। एंड ऑफकोर्स क्योंकि एआई कोई लिमिटेड टू ज्योग्राफी नहीं है और ये ग्लोबल ट्रेंड है, तो इसे रोकना भी किसी गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। और इस तरफ की मैच्योरिटी की अगर हम बात करें कि अभी एआई कहाँ पहुंच गया है, तो उसके लिए कोई प्रमाण देने की किसी को जरूरत नहीं है। सो आई बिलीव उस तरह से एक्सेप्ट आप करो कि आप एक्सेप्ट ना करो, मार्केट में आज की डेट में एक रियलिटी है। और अगर आपने इसे अडॉप्ट नहीं किया, आने वाले समय में जो भी एज ए इंडिविजुअल आप देख लें या एज ए कॉर्पोरेट देख लें, तो शायद रेलिवेंस होना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये फॉर रियल है। ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा कि यूज केस बड़े ही स्पेसिफिक टू द एंटिटी होगी, तो ये भी एक आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी हो सकता है, या आप इसको कह सकते हैं आईपी है आपकी। ग्लोबल लेवल पे कहें तो जॉब कटिंग कंटिन्यूसली हम एक अनाउंसमेंट देखते हुए आ रहे हैं, और ये पहले क्लियर हमेशा से ही मार्केट में रहा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क एआई के इम्प्लीमेंटेशन के बाद बढ़ सकता है, और इसके भी दो पक्ष रखे गए थे। बट आज अगर हम देखें तो रियलिटी बिल्कुल साफ दिख रही है कि लो क्वालिटी जॉब जो है, या ये लेट्स से मैन पावर ओरिएंटेड काम जो है, वो तो डेफिनेटली एलिमिनेट होता हुआ जा रहा है। 2006-2007 में बीपीओ बूम था इंडिया में, वहां भर भर के एक ही मॉडल चलता था कि आप लोगों को हायर करें और आप लोगों को लगाएं, और हेड काउंट के बेसिस पे वैल्यूएशन डिराइव होती थी। ये मैं थोड़ा हिस्ट्री का फैन हूं, इसलिए मैं आपको थोड़ा पहले लेके जा रहा हूँ। और अब आज अगर हम इस जमाने में देखें 2025 में, तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है हेड काउंट इज नॉट एनी मोर एन एसेट बट अ लायबिलिटी, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज हाउ द कॉर्पोरेट्स आर लुकिंग। कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो फायदा दिखेगा क्योंकि मार्जिन बढ़ेंगे, बट अब हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो सकता है, बिकॉज आपके पास उतने लोग अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। एक लास्ट डेटा ऐड करना चाहूंगा इस इस पे मैं कॉन्वर्सेशन आऊंगा। में। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेटा है, अगर हम अभी देखें तो 13 मंथ हाई पे जा चुका है, एंड ये आफ्टर यूएस में जो प्रेसिडेंसी ट्रम्प जी की है उसके बाद ही आलम है। तो ये जो चीजें हैं ये फॉर रियल है, और अभी तक तो ये किसी ने डिस्कशन भी मेरे को ध्यान में नहीं हो रहा है कि क्या यूएस रिसेशन में जा सकता है और क्या उसके अर्ली ट्रेंड्स हमें दिख रहे हैं। तो इस तरह का जो खतरा है वो मंडरा तो रहा है। मैं मार्केट पर से आज इतना नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा हूं, बट इकोनॉमिकल साइड में अगर हम देखें तो ये कुछ तो रियलिटी है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल मैं इस पहलू पे भी आना चाह रहा था, इस पे आऊंगा भी मैं, और इस मुद्दे पे थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेंगे आप लोगों के साथ। जसप्रीत जी को इसमें चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जसप्रीत जी, इसमें दो हिस्से हैं जो दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत में ही इंडिकेट किया और बाकी लोगों ने इस पर प्रकाश भी डाला। एक, एआई को जो कंपनियां अपना रही हैं उन पे असर और उससे अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक अलग हिस्सा है। दूसरा, जो कंपनियां एआई में इन्वेस्टमेंट करें, मतलब एआई पे जैसे कि ओपन एआई की बात करें, अब वहाँ पे जैसे सॉफ्टबैंक के पैसे लगे तो वहाँ पे चिंता है कि हम उस वैल्यूएशन पे चले गए हैं तो क्या हमें पैसा रिटर्न मिल पाएगा क्या। दो अलग अलग कंसर्न हैं। आपको दोनों कंसर्न वैलिड दिख रहे हैं क्या?
नमस्कार सभी को। लक्ष्मण जी, जो वैल्यूएशन का पॉइंट पहले एड्रेस कर लेते हैं, तो मैं अनुराग जी से सहमत हूँ। ये जो वैल्यूएशन है, जो एटलीस्ट जो लार्ज कंपनीज हैं, अमेजोन बोल लीजिए, मेटा, गूगल, ये सब अभी 25, 30, 35 पी में ही है। ऐसा नहीं है कि कोई एस्ट्रोनॉमिकली हाई चली गई है। हाँ, एनवीडिया आप बोल लीजिए, एएमडी एक कंपनी है वहां की, पेलेंटियर है, कुछ कंपनीज हैं जो थोड़े से ज्यादा वैल्यूएशन पे चली गई हैं, 100 प्लस में, बट उनके फिर अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज्यादा है, बट उनका मार्केट कैप भी कम है कंपेयर टू लार्ज कंपनीज। तो इतना कोई अगर मैं सारांश में बोलना चाहूँ, तो इतना कोई बबल टेरिटरी में अभी नहीं गए हैं इनके वैल्यूएशन। और ऐसा भी नहीं, आप नैस्डैक देखेंगे तो नैस्डैक अपने टॉप से कुछ 4% डाउन, तो ऐसा भी नहीं कि नैस्डैक अपने टॉप से 10, 15, 20% डाउन है, तो इट इज ओनली 4% डाउन रिसेंट पीक से। एंड इंक्रीमेंट आप स्टॉक लेवल पे भी देखेंगे तो कुछ स्टॉक 5, कुछ 10, मैक्सिमम 15% डाउन है रिसेंट पीक से। आई थिंक बीच में कंसोलिडेशन आया था, अभी वापस ऊपर जा रहे हैं, वापस कंसोलिडेशन का एक टाइम आ सकता है। टू कंक्लूड, अभी वो ऐसा कोई घबराहट वाला जोन नहीं है, पैसे अभी भी बनेंगे, बट इंक्रीमेंटली ऑब्वियस है कि थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आफ्टर सच अ बिग राइज इन द लास्ट 1 year 5 years। अब सवाल आता है यूज केस का। तो यूज केस में वो ऑब्वियस है कि जितनी भी कंपनीज हैं जो इस स्पेस में डायरेक्टली काम कर रही हैं, उनका तो बेनिफिट है ही, बट अगेन अनुराग जी का क्लू लेना चाहूंगा कि वो कंसोलिडेशन यहाँ पे भी होगा, राइट? जैसे इंटरनेट में हुआ, टेलीकॉम में हुआ, यहाँ पे भी अगले 3, 4, 5 सालों के बाद बहुत लिमिटेड कंपनीज ही होंगी जो उभर के आएंगी कि ये टॉप 3, 4, 5 हैं, जो आज के दिन में सब दावा कर रही है कि हम एआई स्पेसिफिक अपना रेवेन्यू बना रहे हैं। बट इंडिविजुअल कंपनी लेवल पे, जो जैसे हम लोग भी स्टार्टअप से और इंडिविजुअल कंपनी से मिलते हैं, और अगर आप इनफैक्ट लार्ज बैंक्स अगर देखें, इनफैक्ट जो लार्जेस्ट बैंक्स हैं इंडिया में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है विदाउट टेकिंग नेम्स, या पब्लिक सेक्टर में, उनके यहाँ इतना डेटा है और उनके यहाँ ऑलरेडी एक लेवल पे टेक्नोलॉजी टीम पे ऑलरेडी एआई लेवल पे काम चल रहा है कि वो उसको काफी यूज करके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन काफी रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एनहेंस कर सकती है, एफिशिएंसी ला सकती है, और नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोल सकती है, राइट? उसमें कोई अभी वो में हम पता नहीं चल रहा, बिकॉज काफी काम हो रहा है उसमें ऑन द बैक एंड। हम जब बात करते हैं उनके सीईओ से, उनके सीटीओ से, एंड ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है ग्लोबली, तो आप देखेंगे कि एक है कि जहाँ पे जो टोटली ये फोकस्ड है, और एक है जहाँ पे ऑलरेडी डिजिटल फाइनेंशियली ऑपरेटिंग लार्ज पावर हाउसेज हैं जिनके पास वो कैपेबिलिटीज हैं। क्या वो एआई को यूज करके नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ पे जा सकती हैं क्या? तो वो भी एक एरिया है जो लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी और थोड़ी उसमें वोलेटिलिटी कम होगी। तो ये एक इशू है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इस पक्ष को डिटेल में एक बार चर्चा कर लेते हैं। अनुराग सिंह साहब, अगर एआई कंपनियां इस्तेमाल करेंगी तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी का जो वर्क फोर्स है, अभी के जो स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, उनके लिए एक मुश्किल होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इस बात की आशंका जताई जा रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स भी इस बात का संकेत देते हैं, यहाँ तक कि भारत में भी नीति आयोग ने भी रिपोर्ट निकाली कि अगर हम एआई को ठीक से इस्तेमाल नहीं किए तो इतने जॉब लॉसेज हो सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए ये जॉब लॉसेज होते हैं, तो ये सिर्फ आईटी कंपनी या फिर वो कंपनियां जहां जॉब जा रही हैं उस पर तो असर नहीं पड़ेगा ना, इसका तो फिर बाकी कई सारे सेक्टर पर असर पड़ेगा। इस तरह कोई स्टडी आप लोग किए हैं क्या? अच्छा लक्ष्मण जी, एक क्लैरिफिकेशन आई जब आपने बताया लेटर कि आप सॉफ्ट बैंक के इन्वेस्टमेंट इनटू ओपन एआई की बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा मैं अलग एक issue ट्रिगर है। बता रहा था। हाँ, ट्रिगर ट्रिगर हाँ, अगर कोई ट्रिगर, but that's see, वो ओपन एआई अनलिस्टेड कंपनी है, उसका रेवेन्यू अभी 100 बिलियन भी नहीं पहुंचा है। 100 मतलब कुछ 100 बिलियन छोड़िए मतलब उसका रेवेन्यू करीब अभी 10 बिलियन का रेवेन्यू है, लेकिन उसका वैल्यूएशन 500 बिलियन का है अनलिस्टेड स्पेस में ही। वो सब बबल होते रहते हैं अनलिस्टेड स्पेस में। इन्वेस्टर्स को, आपको एक सॉफ्ट बैंक अगर फंड बना के किसी प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट इक्विटी के जरिए पैसा डालता है तो वो फिर उनका अपना रिस्क है, बट दिस इज नॉट अ मार्केट रिस्क, राइट? ये सॉफ्ट बैंक को नुकसान होगा, पहली बार तो हुआ नहीं है, उन्होंने और भी काफी गलतियां की हैं। तो लेट आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट, राइट, कि ये इससे मार्केट का लिंक नहीं है। ओके, अब आपका सवाल देखिए लक्ष्मण जी, इंटरनेट और कंप्यूटर आया तो उसका इस्तेमाल सबने किया, लेकिन थोड़ा नजरिया उसमें फर्क ये है कि इंटरनेट ने, एक बहुत अच्छी किताब आई थी टॉम फ्रीडमैन की,
द वर्ल्ड इज फ्लैट, जो भी अगर उसको पढ़ेंगे 2002-3 के आसपास की किताब है, तो न्यूयॉर्क टाइम के कॉलमनिस्ट हैं और उन्होंने सब कंपनीज में, इंडिया की आईटी कंपनी, सर्विसेज कंपनीज से बात की जाके, और उसके बाद उन्होंने 12 फोर्सेस बताई कि इन फोर्सेस से वर्ल्ड फ्लैट हो रहा है। और उसमें एक ये द इंटरनेट एंड फाइबर ऑप्टिक केबल वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। वो ये था कि उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बैंगलोर में बैठे हैं कि बॉस्टन में बैठे हैं, आप अगर काम डिलीवर कर सकते हैं तो वो बैंगलोर से भी हो सकता है। और सडनली एक अमेरिका का पूरा लेबर मार्केट इंडिया के लिए ओपन हो गया। आज इंडिया में करीब 50 लाख, 5 मिलियन, हाँ 5 मिलियन, 50 लाख लोग काम कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में। ये 50 लाख 5 मिलियन लोग जो हैं, बेसिकली ये तो अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट था। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये नौकरियां इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स विच वर लेड इन 90s, ये काम सारा इंडिया में हो रहा है। इसी तरह से तमाम जो कॉल सेंटर्स का, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस का, दूसरा बीपीओ का काम सब जो हो गया, वो सब 5 मिलियन में ही है। तो वर्ल्ड इज फ्लैट इन द सेंस दैट उससे ये एम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ा और उसका फायदा हुआ। नाउ दिस इज अ अपसाइड ऑफ अ रेवोल्यूशन जिसमें इंडिया ने कुछ किया नहीं था टू डिस्कवर द रेवोल्यूशन, बट उसका बेनिफिट इंडिया को हुआ। ये वैसे ही है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो सामान शिपिंग से और उससे कंटेनर से चाइना से यूएस आ जाता है, लेकिन वो तो भी उसकी कीमत यूएस में मैन्युफैक्चर करने की बजाय कम से कम 1/5 होती है। तो ये सर्विसेज में रेवोल्यूशन आया। ओके नाउ, और ये बहुत बढ़ा, और इसका पूरा हम बेनिफिट देख रहे हैं। एक टाइम पे तो निफ्टी का 40% प्रॉफिट पूल जो है ये आईटी कंपनीज ही दिया करती थी। अब ये जो एआई रेवोल्यूशन है, इसमें थोड़ा श्रिंक होगा ये बेस। तो ये 5 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। आप अगर छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, ऑरेकल का वर्कफोर्स देखिए तो वो 2017-18 में एक जो साइज ऑफ वर्कफोर्स था इंडिया में उनका करीब 30-40 हजार था। उसके बाद ग्रेजुअली आज 30 हजार रह गया है। उसके बाद फिर से छटनी कर रहे हैं, वो 27 हजार रह गया है। तो ये एफिशिएंसी कॉन्स्टेंटली वो लोग डेवलप करते हैं जब वो आउटसोर्स करते हैं। तो यहां पर मेडिकल प्रोफेशन लीजिए, लीगल प्रोफेशन लीजिए, जर्नलिज्म देखिए, जिस किस्म की आप लोगों को क्विकली रिपोर्ट्स और रिसर्च चाहिए, चैट जीपीटी आपको 10 पेपर्स को रिसर्च करके कंडेंस करके दे देगा। अगर आप एक जर्नलिस्ट को लगाइए, उसको कम से कम 10 साल का तजुर्बा चाहिए वो समझ आने के लिए, राइट? तो ये एफिशिएंसी आएगी इसमें। मैं इसमें कह चुका हूं कि जो लेबर इंटेंसिव लोग हैं वहां पे नुकसान होगा। इसका छोटा एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में भी दिखता है, और ये कोई नई बात नहीं है। टाटा स्टील 90s में करीब नहीं नहीं, मैं 3 मैं मिलियन मैं टन आपके की एग्जाम्पल को कैपेसिटी समझ थी। लिया। अनुराग जी मैं आपके एग्जाम्पल को समझ गया। मैं इसी पे एक सवाल आपसे पूछता हूँ, फिर मैं अभिषेक जी और गौरांग शाह साहब के पास जाऊंगा। चूंकि एक वही जिस रिपोर्ट की बात मैं कर रहा था, नीति आयोग की रिपोर्ट जब लॉन्च हो रहा था, तो इस पे काफ़ी डिबेट हुआ, इंटरेस्टिंग डिबेट हुआ, और उसमें ये वाला पक्ष भी रखा गया जो पक्ष आप रख रहे हैं। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो लोगों को लगा कि भाई सब नौकरी चली जाएगी, सब काम तो कंप्यूटर कर लेगा। तो फिर कंप्यूटर अचानक से एक रोजगार के नए मौके देने लगा। कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, कंप्यूटर ठीक करने वाली कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली कंपनी, ठीक है। इंटरनेट आया तो लगा कि पता नहीं क्या कर लेगा, फिर इंटरनेट डेवलपमेंट करने वाली कंपनी को रोजगार मिल गया। लेकिन एआई से कहाँ पे रोजगार बनेगा, ये बताइए मुझे। नहीं, वो अब जाएगा देखिए कहाँ, ये तो इसका चर्चा होगी। एग्जांपल, हाँ, एक तो ये सब नीति आयोग वगैरह देर जस्ट ये जब एक टोकनिज्म करते हैं, मैं बिल्कुल बिग फैन नहीं हूं इनका, आप जानते हैं। इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। नहीं नहीं, लेकिन हालांकि एक प्राइवेट कंपनी एक, ने उस रिपोर्ट को तैयार किया था, हाँ, नहीं मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा था। हाँ, वो तो ठीक है। मैं आई कैन हायर मैकेंजी बीसीजी, वो बना देंगे जो रिपोर्ट मैं कहूंगा, बना देते हैं वो। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया से इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब तमाम एप्लीकेशन, यूट्यूब, इंडिया इसका यूज कर रहा है। फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो आपके यूजर के ऊपर है। लेकिन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ इससे, राइट? ऐसे ही एआई से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। ये एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रॉयर है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर नहीं है। तो बैंक्स यूज करेंगे इसको। अब ये तमाम है कि फॉर एग्जांपल एनी प्राइवेट बैंक इन इंडिया, अगर वो 2 लाख लोग आज एम्प्लॉय करता है, 1.5 लाख करता है, तो वो ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे होंगे कि कल हम 1 लाख से वही काम कैसे। देखिए, एटीएम है, बैंक्स का काम, बिजनेस बढ़ा, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट ये एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रॉयर है। तो इससे दैट्स अ रिस्क। जी, वही मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा था।
टू कंप्लीट द टाटा स्टील एग्जाम्पल, 3 मिलियन टन की कैपेसिटी में वो 40,000 लोग, वो 1,20,000 लोग एम्प्लॉय करते थे 90s में। 1,20,000 लोग 3 मिलियन टन का स्टील बनाते थे। आज 30 मिलियन टन का स्टील बना रहे हैं 40,000 लोग। 1/3 हो गया वर्कफोर्स, कैपेसिटी 10 टाइम्स हो गई मैन्युफैक्चरिंग में, किसी ने नोटिस भी नहीं किया। तो ये एफिशिएंसी आएगी, ये तो डिसरप्शन का खेल है। तो आज जो 5 मिलियन वर्कफोर्स इंडिया में टेक्नोलॉजी में लगी हुई है, नए जॉब्स यूएस से वापस ट्रांसफर होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये तकरीबन पीक है, ये वर्कफोर्स घटने वाली है टेक्नोलॉजी। ये रिस्क है लक्ष्मण जी। देखिए टेक्नोलॉजी आती है, कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है, रिस्क है, तो ये रिस्क इट्स अ मिक्स बैग। अभिषेक अग्रवाल जी, इसी रिस्क को मैं आगे बढ़ा के आपसे पूछूं कि आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अगर नौकरी जाती है, मोटी भाषा में कह दें, ज़्यादा रफ लैंग्वेज में, कि नौकरी जाती है तो क्या होगा? रियल एस्टेट सबसे बड़ा सेक्टर होता है जो आईटी सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर कंज्यूमर सेक्टर होता है जो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड होता है। तो क्या ये इम्पैक्ट वहाँ तक जाता हुआ आप देख रहे हैं कि नहीं, उससे पहले ही कोई ऑल्टरनेट हमें दिख जाएगा? लक्ष्मण जी, मुझे लग रहा है कि अभी भी जो यूज केस है वो उस नेशन स्टेज में ही है। भले ही इतनी प्रोग्रेस हो गई है, इतनी सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, एडॉप्शन है, पर इसकी जो स्केल है, अगर इंडिया की बात करें या और दूसरे ज्योग्राफीज की बात करें, तो वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहां इस चीज की प्रोडक्शन हम इतने अच्छे से कर पाए कि ये सर्टेनिटी के साथ कहा जा सके कि अब आप एकाएक बहुत बड़ी फायरिंग करेंगे और रियल एस्टेट आपका वहां पे डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। जो हम बात कर रहे हैं वो लॉजिकल है, फंडामेंटल है, और वैसे ही होगा अगर ये उस स्पीड से एडॉप्ट होता हुआ चला गया। अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही है जहां चीजें कुछ बहुत अच्छे से इवॉल्व हो चुकी है, मास लेवल पे एडॉप्शन आ रहा है, बट इम्पैक्ट ऑन दी एम्प्लॉयमेंट ये बस एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक अर्ली साइंस है, बट इसका वॉल्यूम उस लेवल पे नहीं पहुंचा जहां पे अगेन मैं कह रहा हूं कि हम इसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सके कि यस, अब हम एक बहुत बड़ी फायरिंग जो है वो देखेंगे या लोग छटेंगे। बट हाँ, एक बात है कि जो आउटडेटेड या ओल्ड इकोनॉमी वाले जॉब हैं उनको तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़े। गौरांग शाह साहब, एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पे कि एआई से फायदा होने वाले सेक्टर आपने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं क्या? पहले तो नुकसान वाले की गिनती जान हमारे आंकड़े क्योंकि देखिए लक्ष्मण भाई, आधुनिकीकरण किसको बोलते हैं कि जो कम खर्च में कम समय में आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट या फिर बढ़िया सर्विस प्लेटफॉर्म खड़ा कर, उस प्रयास में वास्तविकता है ये, और हमें वास्तविक से जुड़ना चाहिए कि इसमें जो मैन फोर्स या फिर ह्यूमन पावर जो है वो उसकी छटनी होनी है। इससे आपका पहला कदम जो है खर्च कम करना। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी में तो टेक्नोलॉजी ओवर लंबी अवधि में आपको सकारात्मक परिणाम लेकर के आपके सामने रखेगी। उस प्रयास में मेरे ख्याल से काफी कुछ जगह, आप अभी प्रश्न पूछ रहे थे कि एक आईटी क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी है, कल को उठ के एक पिंक स्लिप उसको मिल गई तो वो क्या, अब बंदा जुड़ा ही है, उसने सीखा वही है, तो वो आगे जाकर के क्या सोचेगा। तो ये एक तकलीफ भरा माहौल आने वाले समय में सबके सामने उभर करके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक हमें कहता है दाम चुकाना पड़ता है, यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर एनी काइंड ऑफ इनोवेशन और अपग्रेडेशन, एंड दैट्स, और वही है जो हम अब आने वाले भविष्य में देंगे। इसलिए मैंने कहा ओपनिंग रिमार्क्स में, जो मैंने शुरुआत में टिप्पणी करी कि कार्य प्रगति पर है, समय लगेगा। निर्णायक तरीके से कहना कि क्योंकि 5-6 लिस्टेड कंपनीज जो दिग्गज है इस क्षेत्र में, उनमें 7 या 10% का करेक्शन आया, इसलिए एक गुब्बारा जैसा माहौल हो गया, मेरे ख्याल से ये जल्दबाजी, थोड़ा समय देना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से सभी जगहों पर जो भी क्षेत्र, चाहे वो सर्विसेज से जुड़े हों या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हों, जैसे जैसे आप आधुनिकीकरण करते जाएंगे, जैसे जैसे आप एआई का प्रयोग सकारात्मक रूप से अगर आपको वो परिणाम देता है, उसका आप प्रयोग करते जाएंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान जो कार्य, जो मैन फोर्स है, आपका लेबर फोर्स है, उसको सबसे पहला भुगतना पड़ेगा। अब कौन से क्षेत्र पर इसका सकारात्मक असर होगा, तो मैं सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूं, और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं लक्ष्मण जी, हमारे हाथ में मोबाइल फोन नहीं आया था और जब लैंडलाइन था, तब मेरे ख्याल से हम सबके दिमाग में कम से कम हमारे दोस्त या रिश्तेदार के 5 या 10
लैंडलाइन टेलीफोन नंबर्स दर्ज थे, उनको हमारे यू डोंट हैव टू स्क्रैच योर ग्रे सेल्स। आज आप देखिए मुश्किल से आपको 3 या 4 नंबर भी आपको याद नहीं रहेंगे। तो ये एक प्राइस है दैट वी हैव टू पे फॉर इट। सो इट विल बी वर्कफोर्स दैट विल बी हिट फर्स्ट। मैं निर्णायक तरीके से ये नहीं कहता कि किसको फायदा मिल सकता है, लेकिन नुकसान बिल्कुल। बिल्कुल, मैं ये सवाल लेकर आपके पास खास तौर से इसलिए आया था गौरांग साहब कि आप बड़े आशावादी नज़रिया रखते हैं हर चीज़ में, तो मुझे लगा कुछ आशावादी नज़रिया रख के यहाँ पे कुछ आपने कुछ आशा ढूंढा होगा, आशा की किरण शायद आपको दिख रही होगी, लेकिन जब भी दिखेगी हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक मुद्दा हम लोग थोड़े सा सब्जेक्ट को चेंज करते हैं एआई के अलावा, वह है एफआईज को लेकर के क्या आपने देखा है? दरअसल पिछले दिनों जब एफआईज खरीदारी कर रहे थे गौरांग शाह साहब, तो लग रहा था कि अब इनको हमारा वैल्यूएशन अच्छा लगने लगा है, हमारी चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। क्या वो शॉर्ट कवरिंग था मैं माना जाए, क्योंकि अब फिर से बड़ी जोर शोर से बेचना शुरू कर दिया इन लोगों ने? तो क्या दिख गया इनको? ये मैं बहुत ही नम्रता से बात कहना चाहूंगा। पिछले अक्टूबर से जब हमारे मित्र विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली शुरू की 1 अक्टूबर 2024, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर सकते। 31 दिसंबर 2024 तक मेरे ख्याल से जो आंकड़ा मेरे जहन में है या मेरे दिमाग में, करीबन 2,40,000 या 2,50,000 करोड़ का माल उन्होंने बेचा। इस 1 जनवरी 2025 से बिकवाली शुरू की। मेरे ख्याल से ये जुलाई, अगस्त या सितंबर तक ये चली। वहां पर भी इसी स्तर के आसपास के आंकड़े आए। लक्ष्मण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम सूचकांक के हिसाब से जो स्तर है 52 हफ्ते के निचले स्तर पे है या फिर 52 हफ्ते के ऊपर के स्तर के करीब है? तो बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशक भारत को बेच करके चाइना में निवेश करेंगे, चाइना को बेच करके ताइवान जाएंगे, ताइवान को बेच करके मलेशिया जाएंगे। हमें यह देखना है कि हमारी परिस्थिति क्या है, हम उनकी बिकवाली का किस प्रकार के सामना कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने इसका सामना बखूबी किया है, और ये प्रमाण है जिस प्रकार से AMFI का डेटा भी आया है। और हम कहा 26,100 के आसपास थे पिछले हफ्ते, आज हमने मेरे ख्याल से 25,350 के आसपास का निचला स्तर देखा और 25,450 या 80 के आसपास आकर के हमने बंद दिया है। तो कौन सा बड़ा करेक्शन हमने देख लिया है अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें? तो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से सूझबूझ समझ को रख करके अगर आप तुलना करेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। और ये मैं बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण भाई, विदेशी संस्थागत आए, अभी आए या बाद में आए, जब भी कभी उनकी बुद्धिमत्ता जागरूक होगी तब वो आएंगे। तो मेरे ख्याल से यही सहायता हमें मिलेगी एक नया सर्वोच्चम शिखर बनाने, यही सहायता मिलेगी नया सर्वोच्चम शिखर बनाने का। अभिषेक अग्रवाल साहब, एफआईज के जाने को रूटीन जाना माना जाए, रूटीन उनकी ट्रेडिंग मानी जाए? ये ट्रेंड है जो अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। एंड अगर हम इस एक्सटेंडेड पीरियड को देखें तो ये थोड़ा यूनिक जैसा ही है, बिकॉज इतनी कंसिस्टेंटली हमने देखी नहीं है सेलिंग जो हमने इससे पहले की, अगर हम 10 साल के कोई भी हिस्ट्री को उठा के देख लें। बट एट द सेम टाइम एक इसमें अगर मैं पॉजिटिव ढूंढूं तो देखिए, पॉजिटिव सबसे बड़ी बात क्या है कि एफआई आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके पास काफी सारे मार्केट्स होते हैं जहां पे वो पैसे जाते हैं, पर जो डीआई का पैसा होता है वो हमेशा डोमेस्टिक फोकस्ड ही होता है। तो इस बार अगर हम देखें तो जिस तरह का डीआई का पैसा बार बार मार्केट में आ रहा है, एंड अब ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी 500 की एक अगर हम स्टेक के हिसाब से देखें कि ओनरशिप ऑफ एफआई डीआई क्या है, जो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि डीआई की ओनरशिप एफआई से काफी आगे बढ़ चुकी है। तो ये एक हेल्दी साइन है। एफआई कब आएंगे ये तो जैसे बरसात कब आएगी, जैसे उसको मौसम प्रेडिक्ट हो सकता होगा, यहाँ पे कम से कम इनके लिए तो नहीं कहा जा सकता कि क्या देखने के बाद इनका जो ट्रेंड बदलेगा। बट फिलहाल मैं ये देख सकता हूं कि हमारे मार्केट ने तो बहुत ही अच्छे से इस चीज को संभाला हुआ है, एंड एटलीस्ट कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं दिख रहा मुझे जहां पे इनकी ये सेलिंग जस्टिफाइड है। बट एट द सेम टाइम सबका पैसा अपना, अपॉर्चुनिटी अपनी, तो उसके हिसाब से एफआईज अपने हिसाब से प्ले कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग कोई है। जो क्वांटम है वो बहुत ही मैसिव है, उसके बावजूद हमारे मार्केट ने सपोर्ट किया है। अभी तक हम नियर टू ऑल टाइम हाई अभी भी है, जबकि 1 साल से इनकी इतनी भयंकर सेलिंग चल रही है। सो उस हिसाब से मैं कहूं तो हिस्ट्री के अंदर में पहली बार एटलीस्ट मैं ये कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूं कि इंडियन मार्केट ने इतने जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्मेंस दी है और कोई लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं आई है, जबकि ये काफी बड़ा सेलिंग नंबर है, बट उसके बावजूद हम भी कंसिस्टेंटली बुलिश है। तो ये हेल्दी साइन। ये अनुराग जी को जोड़ना चाहते हैं इसमें?
गौरांग शाह साहब, आता हूं आपके पास। लक्ष्मण जी, अच्छा मैं तो जनरल चर्चा का ही पार्ट बनना चाह रहा था। देखिए, नहीं नहीं, बिल्कुल, अच्छा अच्छा, इसमें आपकी आपकी दिलचस्पी भी है, आपकी एक्सपर्टीज भी है। हाँ, क्योंकि इस मुद्दे पे मैं बिल्कुल अलग राय दूंगा। अच्छा, अर्ज किया है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। क्या बात है, क्या देखिए, मुझे नहीं पता ये था कि आप शेर व शायरी के भी शौकीन हैं। हाँ हाँ, बहुत कभी इत्मीनान से बैठेंगे जब मुंबई आना होगा। देखिए बिल्कुल। लक्ष्मण जी, इस साल 2025 में $70 बिलियन का डीआईआई ने खरीदा। $70 बिलियन मार्केट में हाईएस्ट परचेज है अब तक का, हिस्टोरिकल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड सब मिला के। एफआईआईज ने कितना बेचा? 17 बिलियन। बाकी का 53 बिलियन कौन कौन बेच गया? वो घर के ही लोग हैं, वो कोई एफआईआई नहीं है। तो जैसे कि एक मुझे 80s का कहानी ध्यान आती है कि 90s में कोई भी न्यूज आइटम होता था, हम बोलते इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, इसमें इसका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हुआ करते थे, आप समझते होंगे। हम 17 बिलियन को देख रहे हैं, 53 बिलियन घर में ही लोग हमारे बेच रहे हैं, उनको नहीं हम देख रहे हैं। तो ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है मेरे ख्याल से। जो इन्वेस्टर्स हमें सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो घर के ही लोग बेच रहे हैं। ये देखिए, वो घर गौरांग जी की बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है। उन्होंने बोला ये बुद्धिमत्ता एफआई को कब आएगी। बुद्धिमत्ता शायद उनको आ चुकी है। कई बार बुद्धिमत्ता बेचने में होती है, खरीदने में नहीं होती है और वो बेच रहे हैं। तो देखिए, ऑनेस्टली ये मार्केट है, रोज का माल बिकता है, खरीदा जाता है। 70 बिलियन खरीदा किसी ने 70 बिलियन बेचा। फिलहाल इंस्टीट्यूशन सभी बेचते दिख रहे हैं, और जो बाकी 53 बेचा वो इंडिया के आईपीओस, प्रमोटर्स और फ्रेश इशुएंस है, वो भी सब डोमेस्टिक लोग हैं जिनको बेचना अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर के देखिए, ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, इस मार्केट में कोई भी बार्गेन नहीं बचा है। और इंटरनेशनल बेंचमार्क के हिसाब से हमारी हर इंडस्ट्री तकरीबन 2 से 3 गुना ओवर वैल्यूड है इंटरनेशनल बेंचमार्क के हिसाब से। अब वो एक आर्ग्यू किया जा सकता है कि वो फेयर वैल्यूएशन है कि नहीं है, वो हो सकता है। इस समय बेचने वाले बेच रहे हैं, लेकिन खरीदने वाले खरीद रहे हैं। तो आपको अपनी इन्वेस्टर्स को अपनी समझ लगानी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ इससे अंत करना चाहता हूं कि डोंट लुक एट द एफआई नंबर। मार्केट में इतने आईपीओज और इतने प्रोमोटर सेलिंग आ रही है कि यू विल बी सरप्राइज। सो कौन समझदार होगा? मुझे तो लगता नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर इतना समझ करके खरीदता है। एक नहीं फॉर्मूला जो बेच दिया ये गया है ना, देखिए मनी मेकिंग ना, हाँ मनी मेकिंग, लक्ष्मण जी एक ही बात से अंत करना चाहता हूं, फिर मैं बाकियों के चर्चे सुनना चाहता हूं। मनी मेकिंग ना कभी भी फॉर्मूला नहीं होता है, और हमने इन्वेस्टर्स को एक फॉर्मूला बेच दिया है और इन्वेस्टर्स खरीदे जा रहे हैं। देखिए, जब सब बिल्कुल आप आंख बंद करके खरीदते हैं तो पैसे बनने कहीं भी मुश्किल होते हैं, और मार्केट में तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि यहां तो रोज का मोल भाव हो रहा है, राइट। तो आई थिंक बाकी सब थोड़े कहे को ज्यादा समझे। मेरे ख्याल से ये समझदारी इसमें शायद इस समय बेचने की है, खरीदने की नहीं है। हालांकि इस समय जसप्रीत जी और गौरांग शाह साहब दोनों लोग, आप लोगों का की बात सुनूंगा, लेकिन एक सवाल और मैं पूछ लूं, चूंकि आपने चर्चा छेड़ी भी है अनुराग जी, कि ठीक है एफआईज बेच रहे हैं, आंकड़ों पे ना जाए, लेकिन एफआईज सेकेंडरी मार्केट में बेच रहे हैं, जबकि यहाँ वैल्यूएशन ठीक ठाक है, और प्राइमरी मार्केट में वही एफआईज खरीद रहे हैं। आप देखिए तो एंकर इन्वेस्टर्स, हाँ वो क्या लॉजिक, वो समझ में नहीं, वो समझ से परे। तो वही तो खेल है ना, वही तो एंकर मार्केट में एंकर बन के तो वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ले लेते हैं। फिर उनको पता है कि रिटेल आंख बंद करके खरीदने ही वाला है, फिर वहां उसको ऑफलोड कर देंगे। वो तो कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं हुआ ना किसी का, तो अल्टीमेटली बेच ही रहे हैं वो। प्राइमरी मार्केट में खरीदना भी अल्टीमेटली बेचना ही है, क्योंकि वो बेच के ही निकलेंगे। आप इनका स्टॉक्स देख लीजिए, आप लोगों के, आप ये आपके जोमेटोज और ये सब जो पुराने जो लिस्टिंग्स हुई थी, आज इनको कौन होल्ड, ये जब लिस्ट हुए थे तो 3% की या 7-8% को सिर्फ रिलीज किया था इन्होंने मार्केट में। आज 50% से नीचे आ चुकी है होल्डिंग। बाकी 50% कौन होल्ड कर रहा है? वो माला तो इंडियन इन्वेस्टर्स ने पहन रखी इस है। उम्मीद प्रॉफिट तो में, 1 रुपए का आया नहीं है अभी आप तक। कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि एफआई इस उम्मीद में आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं कि रिटेलर जब खरीदेगा तो हम बेच के निकल जाएंगे। हाँ हाँ, तो और बेच कौन रहा है? आईपीओ आता है तो कोई तो बेच रहा होता है ना उसको। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस पे मैं गौरांग शाह साहब, जसप्रीत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि समय काफी हो चुका है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर आप लोगों के पास आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शेयर बाजार का मौजूदा संकेत क्या इशारे कर रहा है और निवेशकों को क्या कुछ करना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी दिलचस्प चर्चा हो रही थी कि एफआईज आखिर क्यों बेच के जा रहे हैं और बुद्धिमत्ता दिखा रहे हैं या फिर बुद्धिमत्ता का इंतजार है। अनुराग सिंह साहब ने कहा कि बुद्धिमत्ता दिखा रहे हैं, बेच करके जा रहे हैं। इस पर मैं गौरांग शाह साहब आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन जसप्रीत जी काफ़ी देर से शांत होकर सुन रहे हैं सारी इस चर्चा को। जसप्रीत जी, आप एफआईज के इस चाल को रीड कर पा रहे हैं क्या? जैसा कि अभिषेक अग्रवाल साहब ने कहा भी था पहले कि एफआईज क्यों बेच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी, एफआईज थोड़ा सा एक जेनेरिक टर्म हो गया है। इसके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसमें एक बहुत बड़ा तरीका है एफडीआई के। और अगर आप एफडीआई देखेंगे तो वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। एफआई फिस्कल ईयर 23-24 में वो करीबन $70 बिलियन था। एफआई 24-25 में $81 बिलियन था, ग्रोथ आई 15% की। और इस साल भी ग्रोथ है 15% की, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में। तो पैरेलली एफडीआई भी चल रहा है। जो लॉन्ग टर्म मनी होता है, जो डायरेक्टली जहां जहां सेक्टर्स में अलाउड है, वो है, उसको भी देखना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब हम जो सो कॉल्ड एफआईज हैं उसमें थोड़े से लॉन्ग शॉर्ट हैं, थोड़े से शॉर्ट टर्म वाले हैं। उसमें क्या हो रहा है, दो तीन चीजें। एक तो उनके जो डोमेस्टिक मार्केट है, चाहे वो यूएस है या यूरोप है, वहां पे शायद रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शायद उतना अच्छा मिल रहा है उनको उनकी इकोनॉमी में। प्लस जो रुपी डेप्रिसिएशन हुआ है पिछले एक साल में, विच इज अराउंड 5%, वो हिस्टोरिकली उससे पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा है, जो हिस्टोरिकली 2-3% रहा है। अब अगर वो एडजस्टेड फॉर रुपी डेप्रिसिएशन उनके हाथ में कुछ आना नहीं है, तो इंक्रीमेंटली उनका अट्रैक्टिवनेस इंडियन मार्केट की कम होते जा रही है। तो जब तक ये 80 वाला 84, 88 वाला 84 वाला 89, जब तक ये थमेगा नहीं, वो भी एक रीजन है कि वो एफआईएस का इंटरेस्ट नहीं आएगा। और प्लस उनकी मार्केट ऑब्वियसली, जैसे कुछ हमने बात की, कुछ एक थोड़े हाई जोन में चले गए हैं। प्लस चाइना भी थोड़ा सा उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है। तो आई थिंक वो एक समय की बात है। जस्ट लास्ट पॉइंट भी बोलना चाहूंगा कि अब एफआईएस के अंदर भी जैसे बहुत सारे हैं, जैसे हमने बात की, वैसे ही इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। चाहे वो म्यूचुअल फंड है जो डेली का एनएवी देख रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज है, उसके अंदर जनरल इंश्योरेंस का अलग है, पेंशन फंड्स का अलग है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अलग है, जो अलग अलग नजरिए के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग ने थोड़ा सा बकेटिंग ज्यादा कर दी है एफआईएस की, जो जिसे कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म हम ज्यादा जो देख रहे हैं। अभी जो एंकर एलोकेशन की बात हो रही है, आईपीओ की भी बात हो रही है, वो हम ज्यादा उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो जो थोड़े से शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड मनी देखेंगे, जो विच इज अराउंड द प्राइवेट इक्विटी, वो पैसा अभी भी आ रहा है उसको, बस और जस्ट लास्टली अक्टूबर के महीने में एक अच्छा मिक्स हो गया था कि अक्टूबर में करीबन जो भी जितने भी दिन थे, 22 दिन वर्किंग डे थे, 21 से 11 दिन पॉजिटिव था और 10 दिन नेगेटिव था। तो वो एक अच्छा संतुलन बन गया था। नवंबर हाउएवर वो उतना अगेन स्टार्ट अच्छी नहीं रही है। मैं डेली के वो फ्लोज की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा नवंबर भी कुछ दिनों में सुधरेगा, तो आई थिंक जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वो वापस से 3-4 दिन हरियाली दिखेगी, तो वापस थोड़ा शायद वी माइट सी स्माइल बैक ऑन द फेसेस। गौरांग शाह साहब, आखिरी सवाल एफआईएस को लेकर आपके पास आऊंगा। दो चीजें जो कहीं अनुराग सिंह साहब ने काफी इंपॉर्टेंट था कि आपने जो कहा था कि कब बुद्धिमत्ता आएगी तो करेंगे, उनको बेचने की बुद्धिमत्ता दिख रही है। और दूसरा कि एफआईएस को खामखा आप लोग बदनाम कर रहे हैं, बेच तो कोई और रहा है। एफआईएस तो बड़ा छोटा सा हिस्सा है। अभी हम कौन होते हैं किसी के ऊपर दोष डालने वाले, लक्ष्मण भाई? जिसको जो देखो, मैं आखिर में एक ही बात करूंगा, हम संबोधित करना चाहते हैं आम निवेशक। और मेरे ख्याल से पिछले बार भी हमने ये चर्चा की थी एफआई को लेकर के, और मैंने एक बात सभी के सामने रखी थी। एफआई आपको फोन करके नहीं बताएगा कि मैं खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं। उसको जो खरीदना है और जो बेचना है वो हो जाने के पश्चात देश को या दूसरे दिन सुबह आपको पता चलता है। तो अगर आप अपना निर्णय निवेश का उनकी जो कार्य है वो करते हैं, उस पर निर्भर है, तो आप कभी सक्षम और यशस्वी निवेशक नहीं बन पाएंगे। तो आप ये जो नकल करने की आदत है, भाई गोरा क्या कर रहा है, बेच रहा है या खरीद रहा है, उसको छोड़ दीजिए। आप अपने आप में झांकिए, आप अपने आप में थोड़ा आत्मचिंतन करिए, फिर काम कीजिए। अगर, और मैं, बहुत लोग मेरे पास ये प्रश्न लेकर के आते हैं। मैं काफी सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी करता हूं, निवेशकों को जागरूक करने का अभियान भी करता हूं मैं, लक्ष्मण भाई। 15 में से 5 प्रश्न तो ये आते हैं, भाई गुरु ने बेचा, हम क्या करें? अरे भैया, उनको बेचना है बेचने दो, उनको खरीदता है खरीदने दो।
आप अपना कार्य करिए ना, आप किसकी नकल बस करने जाएंगे? वही सवाल लेकर के गौरांग शाह साहब आपके पास भी आना ही चाह रहा था कि छोड़ दिए, एफ5 बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए। हम क्या एक क्या आम मिलेगा निवेशक लक्ष्मण हैं, भाई? हमें बताइए, हमें ये बताइए, आम निवेशक हैं, कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, पैसा बनाने के लिए, तो अभी कहाँ आपको मौके दिख रहे हैं? तो ये मेरे ख्याल से आज जो महानुभाव मंच पर बैठे थे, पिछले बार जब आईटी क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे थे, मेरे ख्याल से कुछ महानुभाव थे उस कार्यक्रम में। आईटी क्षेत्र ने जो नतीजे आए दूसरी तिमाही के, काफी लोगों ने मरणोपरांत लेख लिख लिया था, मैंने ये टिप्पणी भी करी थी, आपको याद हो तो लक्ष्मण भाई। और जो नतीजे आए दूसरी तिमाही के, मेरे ख्याल से इसमें निराशा की झलक तो नहीं देखने मिली, केवल एक दो कंपनी, विप्रो जैसी कंपनियों में थोड़ी बहुत निराशा देखने मिली। हाँ, लेकिन प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, आपका प्रश्न का उत्तर अब देने का प्रयास करता हूं। 5 या 6 क्षेत्र है जो हमने आकलन करके शॉर्टलिस्ट किए हुए। वित्तीय क्षेत्र, जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी। रक्षा क्षेत्र, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, सीमेंट, ऑटोज और खपत। लोगों को यह लग रहा था कि 22 सितंबर को जब घोषणा की गई नया अवतार जीएसटी 2.0 की, तो लोग ये आकलन लगा रहे थे कि 23 सितंबर से एफएमसीजी कंपनियों के जो आय के आंकड़े हैं और जो शुद्ध मुनाफे के आंकड़े हैं वो 1.5-2 गुना बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। नवंबर से अब ये प्रयास शुरू हुआ है। आगे जाकर के आने भविष्य में जो जीएसटी का बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसका सकारात्मक असर आएगी, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों में ही। तो ये क्षेत्र भी अच्छा लगता है। तो ये कुछ 5-6 क्षेत्र है जहां पर दिग्गजों से शुरुआत करके कुछ चुनिंदा मझौली कंपनियों पर निवेश की राय है। बिल्कुल, कुछ चुनिंदा मझौली कंपनियों पर आया। अभिषेक अग्रवाल साहब, पिछले दिनों हमने देखा कि मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, तो वहां पे अब कोई आपकी राय बदली है या फिर पहले जैसी है? ये मुझे लग रहा है कि अगर हम पैरिटी देखें, मेजर इंडेक्स जो हमारे हैं और उसके सामने अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, तो ये हमेशा हमें ये देखने को मिला कि एक एक्सट्रीमिज्म कभी ना कभी तो आती है। अब इस बार ये हो रहा है कि हमारे स्मॉल एंड मिड कैप जो स्टॉक्स है वो थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वर्सेस द मेजर इंडेक्सेस। मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ जगहों पे ही वैल्यूएशन का शायद हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर हो सकता है, बट अदरवाइज अभी चीजें काफी रीजनेबल है। जबकि इंडेक्स भले एक जगह पे खड़ा है, बट अर्निंग्स कैचअप होने की वजह से अब मल्टीपल जो आपको दिखेंगे वो अब आपको फॉरवर्ड लुकिंग पे दिखेंगे तो रीजनेबल दिखना शुरू हो जाए। सो पहले तो वहां है। दूसरा है, अगेन हमें सेक्टर देखना पड़ेगा कि किस सेक्टरों में ज्यादा एक्साइटमेंट आ रही है या हम किन सेक्टरों में फोकस कर सकते हैं जो एटलीस्ट इस तरह की जो एआई या जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है उसको हम कैसे झेल सकते हैं। सो एक आप देख सकते हैं बैंकिंग, दूसरा आप देख सकते हैं एफएमसीजी, एंड तीसरा आप देख सकते हैं पावर। तो मुझे लग रहा है कि 3 जो सेक्टर्स हैं ये लार्जली डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन है। डोमेस्टिक के अंदर में हमें अभी फिलहाल इंडिया के सेंट्रिक पे कोई भी डेटा ऐसा दिख नहीं रहा जहां कोई स्लो डाउन की कहीं तक भी कोई रीजन दिख रही है। जीएसटी की जो हमने अभी देखी, जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट आए जिन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की, उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम हमने इस बार के फेस्टिव सीजन में देखा जहां पे रिकॉर्ड सेलिंग हुई है। सो ये एक प्रमाण जरूर दिखाता है कि हमारे यहाँ पे कंजम्पशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये तीनों सेक्टरों में फिर आप देखोगे कि उसका जो है नेचुरल बेनिफिशियरी आप इधर पाओगे। सो मुझे लग रहा है वहां पे अगर मिड एंड स्मॉल कैप में अगेन सेक्टर है तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आपको हर तरह की कमियां मिलती है। क्वालिटी नेम के साथ अगर आप जाएंगे तो ऑफकोर्स वहां पे रिटर्न हमें बनता हुआ दिख सकता है। जो अर्निंग सीजन अब तक क्या है, उससे कोई इंडिकेशन इस सेक्टर में? देखिए अर्निंग अगर हम देखें तो अर्निंग सीजन के हिसाब से ये कह सकते हैं कि नंबर्स जो है वो इंकरेजिंग है। एंड अगेन फेस्टिव सीजन का जो इम्पैक्ट है वो हमें जरूर देखना चाहिए। अब वो वन टाइम है कि यहाँ सब इकोनॉमी कंटिन्यूशन में चलेगी, ये तो थोड़ा हमें रुक के करना पड़ेगा, बट अदरवाइज मुझे तो लग रहा है कि द रिजल्ट्स वर गुड। एंड इस हिसाब से हम कम से कम अगर लॉन्ग टर्म बेट लेना चाहें तो ये सेक्टर रिलायबल सेक्टर है जहां पे कम से कम आप पोजीशन लें तो इवेंचुअली आप ऐसा बना लेंगे। अब 6 महीने में बनेगा कि 12 महीने में बनेगा कि 2 साल में बनेगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है क्योंकि बाकी सिनेरियो को भी हमें देखते हुए ही आगे बढ़ना होता है। तो अगर चॉइस की बात करें कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, मुझे ये सेक्टर्स थोड़े सेफ लगते हैं बेट्स लेने के हिसाब से। जसप्रीत जी, अभी सबसे पसंदीदा सेक्टर आपको क्या दिख रहा है?
लक्ष्मण जी, अभी जी के इस सो फार अभी जो ये क्वार्टर में जो नंबर्स आए हैं, जो एक सेक्टर है जिसने डेफिनेटली पॉजिटिव सरप्राइज दिया, वो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर है। और जो निम कंप्रेशन की जो फियर था, वो या तो उतना हुआ नहीं है, या इन सम केसेस वो पॉजिटिव ही रहा है। और क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है लक्ष्मण जी, एनबीएफसीज में 18% की एवरेज और बैंकिंग में 14% की एवरेज इन द क्वार्टर। और जो एसेट क्वालिटी डिटोरेशन है वो भी उतना नहीं रहा है, कहीं कहीं केसेस में इनफैक्ट इंप्रूव हुआ है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज डेफिनेटली एक सेक्टर है जिसने पॉजिटिवली सरप्राइज किए। और अगर आप उसको प्राइस वॉल्यूम एक्शन डेटा भी देखेंगे तो उधर भी काफी पॉजिटिव ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं। और दूसरा डेफिनेटली वो कंजम्पशन है, उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है, बट ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये करंट क्वार्टर में जिस हिसाब से इस बार ग्राउंड रियलिटी पे हम जो सुन रहे हैं, ऑटो डेटा को लेके, कंजम्पशन डेटा, ज्वेलरी, रिटेल, वो करंट क्वार्टर बहुत स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। और ये सिर्फ दिवाली का नहीं है, ये उम्मीद की जा रही है कि नवंबर दिसंबर में भी वो जो फेस्टिवल का जो रहा रिकॉर्ड सेल्स, स्पेशली ऑटो साइड में, वो कंटिन्यू रहेगा। तो क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं, तीसरे क्वार्टर के तिमाही के नंबर जो है, वो बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद की जा रही है। तो आई थिंक बैंकिंग एंड कंजम्पशन टॉप टू बहुत क्लियर। बैंकिंग और कंजम्पशन, अनुराग जी आप इन दोनों पे क्या व्यू रखते हैं, या फिर आप कोई देखिए, तीसरा कहीं वेन्यू देख रहे हैं? नहीं वो लक्ष्मण जी, हंसी मजाक में चर्चा का खत्म करते, देखिए बाकी सब एक्सपर्ट्स ने बात कही है, वो इंडियन मार्केट की समझ मेरी कम है, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ज्यादा है, राइट? क्योंकि मेरा तो 90% पोर्टफोलियो यूएस में इन्वेस्टेड रहता है। लेकिन अपनी समझ जरूर लगाएं, और हर समय खरीदना ही जरूरी नहीं है, कभी बेचना भी जरूरी है। प्रॉफिट जब तक पेपर पर है, प्रॉफिट जब तक आपके हाथ में नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है। और इस पर अपनी समझ लगाने पर एक खर्च, वो मतलब गौरांग जी की हिंदी से मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ। मैंने तो बाद में कोशिश की है, लेकिन जब स्कूल के दिनों में मेरी हिंदी कमजोर हुआ करती थी, उस समय मुझे याद है कि मुझे कहा गया कि एक आप ना छात्रवृत्ति के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखिए। ऐसे लिखने को बोलते हैं ना हिंदी में, कि आप एक जमाने में होता था कि पत्र लिखिए कि मुझे छात्रवृत्ति दी जाए। तो मैं उसको वर्ड को ही मिसअंडरस्टैंड कर गया, तो मैंने लिखाया कि मुझे बहुत जोर से ज्वर हो गया है, तो इसलिए मुझे 3 दिन की छात्रवृत्ति दी जाए। तो मतलब जो समझने वाले समझ सकते हैं कि मैं उसका मीनिंग ही मिसअंडरस्टैंड कर गया। तो कई बार हर चीज आपकी समझ का खेल नहीं है। कई बार आप इन्वेस्टर्स को वही सलाह है कि बिल्कुल इस समय मार्केट्स काफी हॉट है, तो बिल्कुल घर बार का सोना बेच के, पीतल बेच के मार्केट में ना कूदें, थोड़ा संयम बरतें। मतलब इस समय आपको, जहां मैंने आपको बैलेंस बताया कि आप जहां आंख बंद करके खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टोरी में, वहीं प्रोमोटर जिनकी खुद की कंपनी है वो आपको बेच भी रहे हैं, वो मोस्टली डोमेस्टिक लोग ही बेच रहे हैं। तो थोड़ा समझ लगाइए, थोड़ा संयम रखिए। एफआई के रोकने का एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आज मार्केट 25% करेक्शन ले लेता है, सब बेचना बंद कर देंगे, प्रोमोटर भी बंद हो जाएगा, सारा सेलिंग बंद हो जाएगी। तो ये मार्केट का खेल है लक्ष्मण जी, तो अपनी समझ लगाएं, दिखावा में ना समझ जाए। लगाए। बिल्कुल, ये तो हम लोग का स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर होता है। चूंकि आपने हिंदी की बात की, तो गौरांग शाह साहब से एक सवाल पूछने का मन कर गया। गौरांग शाह साहब, कभी आपने सोचा है क्या कि पूरे शेयर मार्केट को अगर हमें हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़े, शुद्ध हिंदी में, तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? पूरे शेयर मार्केट को अगर हिंदी में अनुवाद करना है तो हाँ, हिंदी में अगर कहें कि हम शेयर मार्केट में इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जिसने समझा उसने रुपया बनाया, जिसने नहीं समझा उसने रुपया गवाया। हाँ, बिल्कुल, जिसने नहीं समझा उसने रुपया यहाँ पे गवाया। तो अभिषेक अग्रवाल साहब, लास्ट में एक चीज़ें जो अभी अनुराग सिंह साहब कह रहे थे कि हमेशा खरीदना ही ज़रूरी नहीं है, बेचना है। फिर कहें कि एक तो रुक जाए, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो रुक जाए, तो रुकने वाली स्थिति अभी आई है कि आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अनुराग सिंह साहब बेसिकली यूएस में बैठे हैं, उनका 90% पोर्टफोलियो वहाँ होता है। वहाँ पे देखिए काफ़ी कितने दिन हो गए अनुराग जी वहाँ पे सरकार बंद ही हुए? हाँ, 35 दिन हो गए हैं। वो ठीक है, वो चलता रहता है, वो यहाँ का थिएट्रिक्स है। हाँ, इसमें कोई इतना वो नहीं है। 35 दिन वहाँ पे हो गए, सरकार वहाँ पे कह सकते हैं कि बंद है वहाँ पे। और मैं कहीं पढ़ रहा था कुछ फ्लाइट कोई बंद करने की नौबत आ सकती है। इन सब का असर रहेगा, चिंता करें हम लोग? अभिषेक जी, देखिए, मैं अनुराग की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि
जिसको जो समझ में आता है उसको वही करना चाहिए, और जिसको जो ज्योग्राफी समझ में आती है उसको अपने व्यूज भी वहीं तक रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बैठ के तो हमेशा ग्रास दूसरी तरफ से ग्रीनरी दिखती है। अब यहाँ की बात करें तो सोना चांदी तो कोई बेच ही नहीं रहा, मेरे हिसाब से तो ऑल टाइम हाई पे जाके आ चुके हैं। तो ईटीएफ भी नए नए आते हैं, और डोमेस्टिक में तो हर साल ही हम रिकॉर्ड बनाते हैं। एटलीस्ट इंडियन मार्केट में तो मुझे तो याद भी नहीं कि आज तक किसी ने सोना बेचा है या सिल्वर बेचा। आप अपने वाइफ को एक बार बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बेचना किसको कहते हैं। और रही बात मार्केट की, तो मुझे तो अभी तक फिलहाल ऐसी कोई भी सेलिंग नहीं दिख रही है जो कंसर्निंग है। और जो सेलिंग आ रही है वो जहां से आ रही है उनके अपने खुद के रैशनल हो सकते हैं, बट उस रैशनल से क्या हमारा मार्केट ड्रिवन है? फिलहाल लास्ट 12 महीने के ट्रेंड में नहीं दिख रहा है, एंड दैट इज व्हाट आई वुड टेक इट एज अ बिग पॉजिटिव। यस, एक बात जरूर है कि हर बार खरीद कर ही आप पैसा बना लेंगे ऐसा नहीं होता, खरीदने के बाद बेचना भी पड़ता है, और हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग किसी भी मार्केट के बेसिक प्रिंसिपल है। सो अगर आज इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में प्रमोटर अगर थोड़ा बेच के जा रहे हैं, या कोई भी बेच के जा रहा है, अगर रिटेल भी बेच के जा रहा है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि लिक्विडिटी इतनी मार्केट में रोबस्ट है कि ये सब चीज हो रही है। मुझे लग रहा है कि हमें उसको उस तरह से देखना चाहिए, रादर देन कि हम एक साइडेड नैरेटिव बनाए कि ये टोटली नेगेटिव है। सो अगेन सब्जेक्टिव है, जेनरिक नहीं कह सकते। जेनरिक नहीं कह सकते, और ये ठीक है, ये मार्केट का एक कह सकते हैं कि न्यू नॉर्मल जैसा हो गया है। इतनी लिक्विडिटी है कि लोग खरीदेंगे, कोई बेच रहा होगा, तो इसको लेकर के अपना मन ना बनाए। एक आप खुद रिसर्च करें, खुद देखें, आपकी जो समझ बेहतर हो वैसा ही करिए। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।